हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक नई प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी। आज हम उसके लेक्चर 2 में ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इट्स इश्यूज को डिस्कस करेंगे। शायद आपके माइंड में ये आ रहा हो कि हम पढ़ने निकले थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और ये बाकी दूसरी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो देखें, हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही स्टडी करना है, हमने डेटाबेस को ही स्टडी करना है, लेकिन उन चीज़ों की तरफ जाने से पहले ये लाजमी है कि हम इनिशियल लेक्चर्स में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि डीबीएमएस के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं उनको समझ के चलें, और कुछ वो चीज़ें जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ करती थी जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे उनको देख के चलें, ताकि हमें ये पता चल सके कि उन पहले वाली टेक्नोलॉजीज़ में क्या इश्यूज़ थे जिनकी वजह से हमें डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ, डेटाबेसिस की तरफ जाना पड़ा। कल हमने जो लेक्चर कवर किया उसमें हमने देखा कि डाटा क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, इसलिए वो जानना लाजमी थी, ताकि कल जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम करते हुए कभी भी वर्ड, इंफॉर्मेशन, डाटा या मेटा डाटा यूज़ करें तो आपको पहले से उसका पता हो कि क्या होता है। आज हम जो देखने जा रहे हैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ करता था जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे। तो हम देखेंगे कि वो क्या था, कैसे काम करता था और उसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, क्योंकि उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें डीबीएमएस प्रोवाइड किए गए। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और आज की चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग की बात अगर हम करें तो सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो एक वाहिद तरीका हुआ करता था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, इस सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को स्टोर कैसे करती थी? या तो फाइल्स बनाते थे वो, और उन फाइल्स के अंदर अपना डाटा रखते थे, या फिर अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते थे तो टेप्स, जैसे आपके पुराने ज़माने में आपकी टेप्स हुआ करती थी, मैग्नेटिक टेप्स, उसके ऊपर डाटा को स्टोर करते थे। और अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाए तो छोटी छोटी डिस्क बन चुकी थी और उन डिस्क के अंदर डाटा को सेव किया जाता था। अब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो वो डिपार्टमेंट क्या करते थे कि हर एक डिपार्टमेंट अपने लिए उस डाटा की एक कॉपी अपने बिहाफ पे मैनेज कर रहा होता था, और वो उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उस कॉपी को अप टू डेट रखें। मिसाल के तौर पे आप एक यूनिवर्सिटी के या एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप का डाटा की एक कॉपी आपके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास होगी, और आपके डाटा की दूसरी कॉपी जो है वो कहीं फ़ी डिपार्टमेंट के पास होगी, या फिर जो फाइनेंस को संभालने वाला डिपार्टमेंट है उसके पास होगी, और हो सकता है कि एक कॉपी लाइब्रेरी वालों के पास हो। देखें, अब आप एक हैं, आपका डाटा एक है, लेकिन उसकी 3 कॉपीज़ हैं और हर डिपार्टमेंट के पास एक-एक कॉपी है। अब डेफ़िनेटली अगर आपका फ़ोन नंबर अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, मिसाल के तौर पे किसी भी रीज़न की वजह से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, तो आप जाकर बताएँगे कि आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है। अब आप शायद किसी एक डिपार्टमेंट में जाके बताएँ, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जो नया अप टू डेट रिकॉर्ड है, उसी की एक-एक कॉपी अपने पास रखें, और वो किस तरीके से मैनेज करते हैं इंटरनल तौर पे, ये उनका मसला है। लेकिन इसको जितने भी अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाए, आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई ना कोई फ्लॉ इसमें रह सकता है। अब इसीलिए जो एक फ्लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि अप टू डेट ना कर पाएँ, इसी तरीके से बहुत सारे और भी इसके डिसएडवांटेजेस थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। अब हम उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। देखने में तो शायद ये आसान लगता हो, अच्छा लगता हो कि यार बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर डाटा मैनेज है, हर किसी डिपार्टमेंट के पास डाटा की एक-एक कॉपी है, और हर कोई अपने-अपने तौर पे कॉपी को मैनेज कर रहा है। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, रिलायबल है। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, रिलायबल नहीं है। इतने डाटा को मैनेज करना, उसको अप टू डेट रखना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। और अब हम इसके वन बाय वन डिसएडवांटेजेस की तरफ देखते हैं, तो आपको इन चीज़ों का अच्छे तरीके से आइडिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा रिडंडेंसी की। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि डबलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, मीन्स ये कि एक रिकॉर्ड की आपने बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना ली। ये आपको कहने में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट अपने पास एक-एक कॉपी रखेगा डाटा की, हर स्टूडेंट की, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एग्जांपल की बात की। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर एक रिकॉर्ड है तो एक ही जगह पे होना चाहिए ना। इतनी सारी आप कॉपीज़ बना रहे हो, तो ये कॉपीज़ बनाना, अपनी मेमोरी, अगर टेप्स यूज़ कर रहे हो तो इतनी सारी मेमोरी खर्च करना, अगर आप डिस्क यूज़ कर रहे हो तो इतनी सारी डिस्क मेमोरी खर्च करना, अगर आप फाइल्स यूज़ कर रहे हो तो इतनी सारी फाइल्स खर्च करना सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के लिए, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला तो ये इसका डिसएडवांटेज। फिर इनकंसिस्टेंसी। देखें, मैंने आपको ये बताया कि हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया और आपने किसी कॉलेज के एक डिपार्टमेंट में जाके बता दिया कि मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है। हो सकता है
कि आपने लाइब्रेरी में जाके अपना फ़ोन नंबर अपडेट करवाया, लेकिन लाइब्रेरी वाले भूल गए आपके रिकॉर्ड की अप टू डेट कॉपी बाकियों को भेजना और उनके पास अपडेट करवाना। अब फ़ी वालों के पास आपका पुराना नंबर पड़ा हुआ है। अब अगर आपका कोई फ़ी में डिले आ रही है, कोई फ़ी का फाइनेंशियल इशू आ रहा है, तो वो आपको पुराने नंबर पे कॉल करते रहेंगे जो कि शायद स्विच ऑफ है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? डाटा की इनकंसिस्टेंसी। एक जगह पे कोई और नंबर पड़ा हुआ है आपका, दूसरी जगह पे कोई और नंबर पड़ा हुआ है। और ये इशू क्यों आया? क्योंकि हमने कॉपीज़ बनाई हुई थी, यानी कि डाटा की रिडंडेंसी थी, तो सारी कॉपीज़ एक साथ अपडेट हो नहीं सकी। अगर एक जगह पे डाटा होता और सारे वहीं से उठाते, तो आपको उस एक कॉमन जगह पे फ़ोन नंबर अपडेट करना होता और वो सब के पास वही फ़ोन नंबर जा रहा था, तो वही अपडेट हो जाता। ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम था इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। फिर इसके बाद तीसरा बड़ा इशू जो था वो प्रोग्राम एंड डाटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम था। देखें, जब आप फाइल प्रोसेसिंग करते थे तो किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता था, जो कि प्रोग्राम इतना डिपेंडेंट होता था उस फाइल के ऊपर कि वो उसी फाइल के फॉर्मेट के ऊपर डाटा लिख सकता था और उसी फाइल के फॉर्मेट में से डाटा उठा सकता था। तो लेट्स से अगर फाइल चेंज हो गई या फिर फाइल के फॉर्मेट में थोड़ी बहुत ही तब्दीली कर दी गई, तो वो तब्दीली सिर्फ और सिर्फ फाइल तक ही नहीं रहती थी, बल्कि आगे मौजूद जो उसका प्रोग्राम है, जो उसमें से डाटा रीड कर रहा है और जो उसमें डाटा राइट कर रहा है, उस प्रोग्राम के कोड में भी तब्दीली करनी पड़ती थी। और हर एक फाइल के लिए और हर एक फाइल के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम हुआ करता था, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि अगर आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे तो वो थोड़ी सी चेंजिंग आपका अच्छी खासी मेंटेनेंस कॉस्ट डालेगी, क्योंकि वो फाइल की चेंजिंग आगे प्रोग्रामिंग तक जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, अब आगे अगर हम जाएं तो इसके बाद आता था एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। अब ये एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार्ट किया डाटा के ऊपर, तो वो जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट भी लाजमी होना चाहिए। और अगर आपको पता चलता है कि किसी वजह से वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकेगा, तो वो फिर ऑपरेशन आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है? इस टर्मिनोलॉजी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दी है, स्टार्ट कर दी है, तो वो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए और अगर वो कंप्लीट नहीं हो सकती तो जो जो आधा काम हुआ है वो भी रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है? लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो आपका ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, या फिर जो ओल्ड स्कूल सिस्टम जिसको आप कहते हो, वो जो चला आ रहा था, वो उसके अंदर कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं था। इसकी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। लेट्स से आप एक पुराना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, और आपने करना क्या है कि आपके दो बैंक अकाउंट हैं, ए और बी। आपने करना ये है कि आपने बैंक अकाउंट ए से कोई अमाउंट है वो बैंक अकाउंट बी में ट्रांसफ़र करनी है। अब ये जो अकाउंट ए से अकाउंट बी में अमाउंट ट्रांसफ़र करने का काम है, इसमें बेसिकली दो ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन नंबर 1 ये हो रहा है कि अकाउंट ए में से अमाउंट माइनस हो रही है। ऑपरेशन नंबर 2 ये हो रहा है कि अकाउंट बी में अमाउंट प्लस हो रही है। ठीक हो गया? अब अब अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि अकाउंट ए से अमाउंट माइनस हो गई, लेकिन अगेन आपको अकाउंट बी की कोई डिटेल नहीं मिल सकी और आप उसमें ऐड नहीं कर सके, तो क्या एक अच्छी अप्रोच है? यानी कि पर्सन ए, यानी कि अकाउंट ए में से डाटा पैसे आपने काट लिए और अकाउंट बी में आपने डाले नहीं, और बीच में से वो पैसे गायब हैं कहाँ? कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं, ना पीछे रिकॉर्ड रहा ना आगे रिकॉर्ड पहुंचा। ये एक इशू है जो कि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आ सकता है। लेकिन जो आपके एडवांस सिस्टम्स हैं, जिसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हो, उसके अंदर इस इशू को आप ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। यानी कि अगर अकाउंट ए से पैसे कटेंगे तो वो बी में लाजमी पहुंचेंगे, और अगर अकाउंट बी में वो पैसे नहीं पहुंच सके तो वापस अकाउंट ए के अंदर ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो आधा काम हुआ था वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हमने जिक्र किया, जिसको हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के टॉपिक में डिस्कस किया, ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस आपके जो है कवर हो जाते हैं जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसे कि डाटा रिडंडेंसी की बात हुई, जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे तो डाटा रिडंडेंसी यहाँ पे यानी कि डाटा डबलिंग वहाँ पर नहीं हो सकती। आप स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड एक ही जगह रखते हो और उसी रिकॉर्ड को आप सब जगह पे शो कर रहे होते हो, और अगर उसमें एक जगह पे और फिर इसी तरीके से इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं रहती, क्योंकि रिकॉर्ड ही एक है, तो डेफिनेटली वो जो रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंजिंग करोगे, लेट्स से फ़ोन नंबर अपडेट करोगे, तो वो एक ही रिकॉर्ड में एक ही जगह पे फ़ोन नंबर अपडेट होगा और वही सबको शो हो जाएगा। इनकन्सिस्टेंसी आने वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरे नंबर पे प्रोग्राम एंड डाटा डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से डाटा पड़ा हुआ होता है कि वो
जैसा है वैसा का वैसा ही है। आप आगे एक सॉफ्टवेयर के साथ अगर उसमें से डाटा पिक करना चाहते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर से कर लें। अगर आप उसको हटा के किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ वही डेटाबेस लिंक करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आपके पास इस चीज़ की इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मौजूद है। आप किसी भी जगह पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी भी प्रोग्राम से एक डेटाबेस के अंदर से कुछ स्पेशल रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए डाटा निकाल और डाल सकते हैं। अगर आपके पास डाटाबेस मौजूद है तो वो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर खत्म हो गया। इसी तरीके से एटॉमिसिटी वाला प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन का जो एक रूल निकाला गया डीबीएमएस में, उसके थ्रू ओवरकम कर दिया गया। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपको पढ़ाया, इसका मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि जब तक डीबीएमएस नहीं था, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस का कंसेप्ट नहीं था, तो पहले आपके डाटा को कैसे मैनेज किया जाता था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू। और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थे, ये सारे प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताए, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स को फिर दूर करने के लिए आपके पास क्या आ गया, डीबीएमएस। और इसके अलावा लास्ट पे एक प्रॉब्लम आता था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और वो तो डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे कि जब डाटा आपका कुछ फाइल्स में लिखा हुआ है तो वो कितना एक सिक्योर होगा, उसको किसी भी तरीके से आप सिक्योर कंसीडर नहीं कर सकते। जबकि इसके बरक्स दूसरी तरफ आपके पास डाटाबेस में अगर डाटा है तो वो काफ़ी हद तक उसके अंदर आपके डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं जिनको आप पूरा करके डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये आज हमारा एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा कि पीछे कैसे सिस्टम थे और उसमें क्या नुकसानात थे जिनको ओवरकम करने की वजह से, करने के लिए, या फिर उन नुकसानात को ख़त्म करने के लिए हमने जो नया सिस्टम निकाला वो डीबीएमएस आया। और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा बेसिस की तरफ जाएंगे और डीबीएमएस को देखेंगे। आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। चैनल का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। प्लीज़ ये वो सपोर्ट है जो आप हमें देते हैं, जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड रहते हैं नई नई सीरीज़ स्टार्ट करने पर, नए नए लेक्चर तैयार करके आपको देने के लिए। बाकी इस इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे अकाउंट, ट्विटर अकाउंट का या जो भी सोशल अकाउंट मेरा इस वक्त अवेलेबल है, एक्टिव है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करके किसी भी किस्म का कोई भी इशू रेलेवेंट टू टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। और अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका इस वीडियो के हवाले से तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।